ईयर 1999। हांगकांग की रहने वाली 14 साल की एक लड़की एक दिन पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां वो पुलिस को कुछ ऐसा बताती है जिस पर कोई यकीन करने को तैयार ही नहीं था। उसका कहना था कि पिछले कुछ दिनों से एक लड़की का भूत उसके सपनों में आता है। वो पिछले कई दिनों से सो नहीं पा रही थी और अगर गलती से उसकी आंख लग भी जाती तो वो आत्मा उसके सपने में आकर उसे उसका सर लौटाने को कहती। उसकी ये बातें सुनकर पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो उन्हें ये सब क्यों बता रही है और भला पुलिस उसकी क्या मदद कर सकती थी। जिसके बाद वो किसी तरह पुलिस को अपने साथ एक अपार्टमेंट में लेकर आती है, जो कि पिछले कई दिनों से बंद पड़ा था। अंदर जाते ही पुलिस को वहां एक हेलो किटी डॉल मिलती है और जैसे ही उस डॉल को अच्छे से चेक किया जाता है तो उन्हें उसके अंदर एक ह्यूमन स्कल मिलता है। पुलिस हैरान थी और अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये स्कल था किसका और वो लड़की जो उन्हें यहाँ लेकर आई थी उसका भला इससे क्या कनेक्शन था। ये जानने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल Behind the Crime. My name is Surjit and let's talk about today's case, which revolves around ईयर 1976। चाइना की शेंजन एरिया में फान नाम की एक लड़की का जन्म होता है। जब फान काफी छोटी थी तो उसके माता पिता उसे एक अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ गए थे, जिसके बाद उसे उसी अनाथ आश्रम में बाकी लड़कियों के साथ रहना पड़ता है। फान अक्सर ये सोचकर उदास हो जाती कि उसने ऐसी क्या गलती करी थी जो उसके माँ बाप उसे यहाँ छोड़ गए। खैर, अब देखते ही देखते फान 15 साल की हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसे ना चाहते हुए भी वो जगह छोड़नी पड़ी जिसे वो अपना घर मानते आ रही थी। 15 साल की उम्र में फान एक बार फिर से अनाथ हो चुकी थी। उसके पास ना रहने को घर था और ना ही कोई काम। वो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि उसे किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल पाती। वो छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा कर रही थी और इसी बीच जब उसे कुछ समझाने वाला नहीं था तो उसे सब्सटेंस लेने की गंदी आदत लग जाती है, जिसके बाद अब छोटी मोटी जॉब से उसका गुजारा नहीं हो पा रहा था और अपने खर्चे पूरे करने के लिए वो एज अ वर्कर काम करना शुरू कर देती है। इसी दौरान वो अपने क्लाइंट शी येन के बेहद करीब आ गई थी एंड ईयर 1996 में वो दोनों शादी कर लेते हैं। शी येन कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं था। वो 24 घंटे धुत रहता और यहाँ तक कि वो फान के साथ मारपीट भी करता था। खैर, शादी के 2 साल बाद यानी कि ईयर 1998 में फान अपने बेटे को जन्म देती है। बेटे के जन्म के बाद उन दोनों के झगड़े और ज्यादा बढ़ गए थे और एक बार तो हालात इतने बिगड़ गए थे कि उनके पड़ोसी को आकर बीच बचाव करना पड़ा। शी येन पूरा दिन घर पे ही पड़ा रहता, ना वो कोई काम कर रहा था और ना ही उसे इस बात की चिंता होती कि वो अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। उसके इसी बिहेवियर से तंग आकर फान उससे अलग हो जाती है और एक नाइट क्लब में एज अ होस्टेस काम करने लगती है। और इसके अलावा जब उसे क्लाइंट की तरफ से अच्छे पैसे ऑफर किए जाते तो वो उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए भी मान जाती। लेकिन इस बीच उसे एक गंदी आदत लग गई थी जो कि आगे चलकर उसके लिए खतरनाक साबित होने वाली थी। दरअसल फान के क्लाइंट जब नशे की हालत में होते तो वो मौका देखकर उनके पैसों पर हाथ साफ कर लेती और जब वो थोड़ा होश में आते तब तक फान वहां से फरार हो चुकी होती। फान कई सारी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी और यही कारण था कि उसे कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन हर बार पुलिस एक वार्निंग देकर उसे छोड़ देती और बाहर आकर वो दोबारा उन्हीं कामों में वापस लग जाती। ईयर 1999 ये वो साल था जब फान की मुलाकात चैन मैन लॉक से होती है। चैन कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वो एक पावरफुल माफिया ग्रुप का मेंबर था। इसके अलावा वो एक डीलर था, जिसकी वजह से फान उसके और करीब आती गई। वो फान को नए नए क्लाइंट्स ला कर देता, लेकिन उसके बदले वो फान को मिलने वाले पैसों में से ज्यादातर अमाउंट एज अ कमीशन अपने पास रख लेता, जिससे फान स्टिल फाइनेंशियल स्ट्रगल फेस कर रही थी। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक रात जब फान चैन के साथ उसके बिस्तर में होती है तो उसकी नजर चैन के वॉलेट पे पड़ती है। मौका देखकर वो उसके वॉलेट में से 4000 हांगकांग डॉलर चुरा लेती है, लेकिन वहीं चैन को इसका कोई आइडिया नहीं था। वो थोड़े मजे करने के बाद अपने कपड़े पहनकर चुपचाप वहां से निकल जाता है। फान के लिए 4000 डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट था, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि आगे चलकर उसकी ये गलती उसे कितनी महंगी पड़ने वाली थी। खैर, वहां से निकलने के बाद चैन एक स्टोर में जाता है और वहां पहुंचकर वो नोटिस करता है कि उसके वॉलेट में से सारे पैसे गायब हो चुके थे और उसका शक सीधा फान पे जाता है। जिसके बाद वो फान को ढूंढता हुआ उसी क्लब में जाता है जहां वो काम करती थी।
फान को देखते ही वो उस पे चिल्लाना शुरू कर देता है और यहाँ तक कि वो उसे जान से मारने की धमकी देता है। चैन को इतना गुस्से में देखकर फान डर जाती है और वो ये एक्सेप्ट करती है कि उसी ने उसके वॉलेट से पैसे चुराए थे। जिसके बाद फान उसे उसके पैसे वापस करती है, लेकिन आगे से चैन कहता है कि अब मुझे 4000 नहीं बल्कि पूरे 10,000 हांगकांग डॉलर चाहिए, और अगर मुझे मेरे पूरे पैसे वापस नहीं मिले तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसकी ये बातें सुनकर फान और ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि अगर उसने पैसे देने से मना किया तो चैन किसी भी हद तक जा सकता है। फान उससे प्रॉमिस करती है कि वो धीरे धीरे उसके सारे पैसे वापस कर देगी, लेकिन इसके लिए उसे थोड़ा टाइम चाहिए। चैन उसकी बात मान जाता है और उसे 1 हफ्ते का टाइम देता है और कहता है कि अगर 1 हफ्ते बाद मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। फान कहीं ना कहीं जानती थी कि वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, वो इतने कम टाइम में 10,000 डॉलर का इंतजाम नहीं कर पाएगी, और इसीलिए वो डर के मारे उस जगह को छोड़कर वापस वहीं चली जाती है जहां वो पहले एक होटल में काम किया करती थी। उसे लगा था कि ऐसा करके वो बच जाएगी और चैन उसे वहां कभी ढूंढ नहीं पाएगा। इधर देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत जाता है और जब चैन अपने पैसे लेने वापस नाइट क्लब आता है तो वहां उसे पता चलता है कि फान पिछले 1 हफ्ते से काम पर नहीं आई है। जिसके बाद वो उसे ढूंढता हुआ उसके घर भी जाता है, लेकिन उसे वहां फान कहीं नहीं मिलती। ये सब देखकर चैन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, क्योंकि अब बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, बात उसकी ईगो पे आ गई थी। जिसके बाद चैन अपनी गैंग के 2 मेंबर्स ल्यूंग वाइलुन और ल्यूंग शिंगचो के साथ मिलकर उसे ढूंढने में लग जाता है। ऑन 17 मार्च 1999 चैन और उसके दोनों साथी किसी तरह फान का पता लगाकर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद चैन ग्रैंडविल रोड पे एक अपार्टमेंट किराए पे लेता है और वह फान को अपने उसी अपार्टमेंट में कैद कर लेता है। चैन पहले से ही डिसाइड कर चुका था कि वो फान के साथ आखिर क्या करने वाला था। इसके बाद वो हर रोज नए नए क्लाइंट्स लेकर आता और उनके साथ फान का सौदा करता, लेकिन इससे मिलने वाले सारे पैसे वो अपने पास ही रखता था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फान उसकी गुलाम थी और वो जो चाहे उसके साथ कर सकता था। खैर आपको बता दूं कि फान को पहली बार जब उस अपार्टमेंट में लाया गया था तो उस रात चैन और उसके दोनों साथियों ने पहले तो उसे खूब पीटा और बाद में एक एक करके तीनों ने उसके साथ गलत काम भी किया था। उसे इस हद तक किया गया था कि वो ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। जिसके बाद ये सिलसिला कई दिनों तक यूं ही चलता रहता है। फान के लिए यहाँ रहना किसी नरक से कम नहीं था, क्योंकि दिन के टाइम चैन के भेजे हुए क्लाइंट्स उसे गिद्ध की तरह नोचते और वहीं रात को चैन उस पर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकालता। उसके हाथ में जो भी आता वो उसी से उसे मारना शुरू कर देता। वो लिटरली उनसे रहम की भीख मांगती, उनके सामने रोती, गिड़गिड़ाती, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं होता। इतना सब सहने के बाद फान हद से ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और अब धीरे धीरे वहां रेगुलर क्लाइंट्स का आना भी बंद हो गया था। लेकिन चैन यही नहीं रुकता, वो अब ऐसे लोगों को वहां लेकर आने लगा जिन्हें फान को उस हालत में देखकर मजा आता। वो लोग चैन को पैसे देते ताकि वो फान को और तड़पाकर उसके मजे ले सके। खैर एक दिन वाइलुन की गर्लफ्रेंड लॉ मिंगफोंग, जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी, वो उस अपार्टमेंट में आती है और अपने बॉयफ्रेंड वाइलुन से फान के बारे में पूछती है। जिसके बाद वो उसे बताता है कि ये वही लड़की है जिसने बॉस के पैसे चुराए और उन्हें धोखा देने की नाकाम कोशिश करी थी। आपको बता दूं कि जब फान ने पहली बार 14 साल की फोंग को वहां देखा था तो मे भी उसे लगा होगा कि शायद ये लड़की उसकी हेल्प करेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। और उल्टा जब चैन, वाइलुन और शिंगचो मिलकर उसे पनिश कर रहे होते तो वो भी उन्हें ज्वाइन करती और वो चारों मिलकर फान को करते। फोंग को इस हद तक मैनिपुलेट कर दिया गया था कि वो सही और गलत में फर्क करना भूल गई थी। इतना सब करने के बाद भी चैन का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था, इसलिए वो नए नए तरीके ढूंढता ताकि वो फान को और ज्यादा कर पाए। उसे लोहे की रॉड से पीटा जाता, कैंडल वैक्स और गर्म प्लास्टिक से उसके पैर तक जला दिए गए। इस पॉइंट तक आते आते क्लाइंट्स का आना अब पूरी तरह से बंद हो गया था और इसका गुस्सा वो लोग फान पर ही निकालते हैं। वो अक्सर उसके दोनों हाथों को इलेक्ट्रिक वायर से बांधकर उसे सीलिंग फैन से लटकाते और फिर उसे एज अ पंचिंग बैग यूज करते। आप इमेजिन करके देखो कि एक लड़की जिसे इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया, खाने के नाम पर उसे ह्यूमन वेस्ट खिलाया गया, उसके जख्मों पर तक छिड़का गया, उस बेचारी लड़की पर क्या बीत रही होगी। 15 अप्रैल 1999
फान को अधमरी हालत में बाथरूम में लॉक करने के बाद सभी लोग घूमने निकल गए और जैसे ही वो लोग रात को वापस लौटे तो उन्हें फान बाथरूम में मरी हुई हालत में मिलती है। इतने दिनों तक भयानक झेलने के बाद फान आखिरकार दम तोड़ चुकी थी, जिसके बाद वो लोग उसकी बॉडी के कई हिस्से करते हैं और उन्हें बॉइल करके अलग अलग जगह पर डिकम्पोज कर दिया जाता है। आप उनकी हैवानियत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने उसका एक दांत और उसके कुछ इंटरनल ऑर्गन्स एक प्लास्टिक बैग में डालकर उन्हें अपने पास ही रख लिया था और यहाँ तक कि उन्होंने उसके स्कल को वहाँ पड़ी एक हेलो किटी मरमेड डॉल के अंदर डाला और उस अपार्टमेंट को लॉक करके वो चारों वहाँ से फरार हो गए थे। खैर, इस पूरे इंसिडेंट के बाद फोंग अब पूरी तरह से डर चुकी थी। वो उस हादसे को भुला नहीं पा रही थी और फान का भूत लगातार उसके सपनों में आकर उसे परेशान कर रहा था। बट एक्चुअल में वो कोई भूत नहीं था, बल्कि वो फोंग के अंदर छिपा हुआ गिल्ट था जो उसे रात को सोने नहीं दे रहा था। जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाकर उन्हें सारी बात बताती है और जब पुलिस उसके साथ उस अपार्टमेंट पे पहुंचती है तो जो मंजर उन्हें वहां देखने को मिला उससे वहां मौजूद सभी पुलिस वाले एकदम हैरान रह गए थे। पुलिस हेलो किटी डॉल से फान का स्कल बरामद करती है और उसके साथ साथ उन्हें वहां एक प्लास्टिक बैग भी मिला था जिसके अंदर फान का एक दांत और कुछ ऑर्गन्स रखे हुए थे। इसके बाद पुलिस एक एक करके तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन उनमें से किसी ने भी अपना गुनाह कबूल नहीं किया था। उनका कहना था कि फान की मौत में उनका कोई हाथ नहीं है, बल्कि उसकी मौत ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई थी। उसे मरा हुआ देखकर वो लोग डर गए थे और पुलिस केस से बचने के लिए उन्होंने उसकी बॉडी को डिकम्पोज कर दिया। इसके बाद उन तीनों के अगेंस्ट कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है और कोर्ट में उन तीनों के वकील ने फोंग की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि आखिर एक 14 साल की बच्ची के दिए बयान पर पूरी तरह से यकीन करना सही नहीं होगा और मे भी वो किसी के इन्फ्लुएंस में आकर इस तरह के बयान दे रही है। इसके बाद डॉल के अंदर मिले उस स्कल को फोटो ओवरलैपिंग मेथड का यूज करके एग्जामिन किया गया, जिससे ये साफ हो चुका था कि वो स्कल एक्चुअल में फान का ही था। जिसके बाद कोर्ट द्वारा उन तीनों आरोपियों को फान की जान लेने और सबूत मिटाने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और इसी के साथ ये केस यहीं पर समाप्त होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका इस केस के बारे में क्या सोचना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।